डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। DUET, यस, 3 दिन बाद। और मुझे पता है कि आप लोग इस वीडियो के लिए वेट कर रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जब तक ये एग्जामिनेशन जैसे करीब आ रहा है कुछ ना कुछ आपको टिप्स दूं कि आपका मनोबल जो है बना रहे। मेरा ये एम है कि आप वेरी हाई स्पिरिट में और पूरे दम खम के साथ इस एग्जामिनेशन को मेरे सभी स्टूडेंट टेकअप करें। ये मेरा प्रयास है, इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं आप सबके साथ मिलकर के। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हम टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज डिवाइस कर सकते हैं। उसके लिए मैंने 2021 जो सबसे लेटेस्ट पेपर है उसको चुना है। उसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि जो मैं इतनी बार आपको बताता हूं कि कैसे आप गेस करें, कैसे मैचिंग टाइप, AR टाइप एंड अदर, कैसे क्रूड स्टेटमेंट को इलिमिनेट करें, इलिमिनेशन टेक्निक, उन सबको हम इलस्ट्रेट करेंगे और कुछ और भी बातें करेंगे जो आपको हेल्प करेगा अंतिम 72 या 48 घंटे में। सो लेट अस बिगिन। आई होप कि अब तक आप लोगों ने ये ले लिया होगा, लेकिन जो मुझे दिख रहा है और जो मुझे मैसेज मिलते हैं उससे मुझे अभी भी लग रहा है कि कई स्टूडेंट को तो पता ही नहीं है। और इतना ब्यूटीफुल ये रिसोर्सेज है, उसमें मैंने इतनी मेहनत की है कि मुझे बहुत स्ट्रांगली फील होता है कि आप सब इसको लीजिए, बिकॉज इसकी जो कीमत हो वो एक चॉकलेट जैसी है। तो आप समझ लीजिए कि एक हाई एंड चॉकलेट आप खा करके एग्जाम में जा रहे हैं। डेफिनेटली आपको जो है इससे बहुत मदद होगी एंड आपको लेना चाहिए। ये जो है पॉल साइंस हेल्प, केवल लिखने से भी जो है अमेजन पे ये बुक आ जाती है। वैसे ये लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी है, इसको परचेज कर लीजिए। और एक बात याद रखिए, मत सोचिए कि अभी 2 दिन है या 3 दिन है, इसको एक दिन में आप 3 बार पढ़ सकते हैं। याद रखिए, इसको इसी तरह से बनाया गया। इस बार टाइम काफी था तो मैंने पहले रिलीज कर दिया, अदरवाइज पिछले साल इसको मैंने 3 दिन पहले रिलीज किया था और सभी स्टूडेंट ने इसको उन्हीं दिनों में इसको जो है यूज किया था। अब आइए कि जो लेटेस्ट है, मैंने अपने गाइड से, जो लास्ट मिनट प्रेप गाइड है, उसका ही एक पोर्शन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, पिछले साल के पेपर से क्या लर्निंग है आप ये देखिए। यदि उसको बहुत हम डाइसेक्ट करें, पोस्टमार्टम करें, तो क्या दिखता है। 51 क्वेश्चन 100 में से इजी थे। कमाल की बात है, 51 क्वेश्चन, जिसमें से 31 क्वेश्चन तो लड्डू क्वेश्चन थे। मैं आपको वो 31 क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा। और कट ऑफ केवल 56% था जनरल में। तो आप देखिए कि आपको कोई बिना टफ क्वेश्चन को देखे हुए भी आप DUET में एडमिशन ले सकते हैं। पहला ये मैसेज दे रहा हूं। इससे ये निकल के आता है कि आपको अब जो है केवल फोकस इजी टू मॉडरेट रेगुलर स्टैंडर्ड, जो क्वेश्चन आते ही आते हैं हर एग्जाम में, अभी CUET में आए हैं, UGC नेट में आए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करना है। अर्बिट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ दीजिए। 12 क्वेश्चन केवल जो है अर्बिट एंड आउट ऑफ सिलेबस, जो बहुत थोड़े होते हैं। 100 में 12 बहुत कम है। होना यह चाहिए कि ऐसा होता है कि 15-20 क्वेश्चन आपको अकवर्ड आने चाहिए। उससे भी कम इन्होंने अकवर्ड क्वेश्चन पूछा। वो अकवर्ड क्वेश्चन भी आपको पढ़ के हम बताएंगे। जो बाकी 37 क्वेश्चन है, यदि आप 51 और 12 कर दीजिए, 37 क्वेश्चन मॉडरेट हैं, जिसमें आप गेस कर सकते हैं। उन क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे किन किन तरीकों से आप गेस कर सकते हैं। इसमें भी कोई भी स्टूडेंट 15 to 20 जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन ये हो सकता है यदि आप स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करें। 14 जो है मैचिंग टाइप के क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा, लेकिन उसमें अधिकतर में या तो आपको एक ऑप्शन से ही क्रैक हो जाता है, जो भी आपको मैं दिखाऊंगा, या 2 ऑप्शन मैक्सिमम। तो 50-50 गेम खेल सकते हैं या आप सीधा क्रैक कर सकते हैं। इतना आसान है, मैं आपको इलस्ट्रेट करके बताऊंगा। इलिमिनेशन वाले बहुत ज्यादा इसमें नहीं थे, क्योंकि इसमें UGC नेट की तरह ऐसा नहीं होता है कि ऑप्शन पे ऑप्शन होता है। इसमें बहुत सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें कोई मल्टीपल आपको कॉम्बिनेशन नहीं होता ऑप्शंस का। तो इसलिए, लेकिन कुछ में इलिमिनेशन टेक्निक फिर भी काम करता है, मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब इस पेपर से निकाल निकाल के जो मैंने क्वेश्चन लिया है। ऑल ऑप्शन करेक्ट बहुत सारे थे। 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कि ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। तो ये जो मैं आपको बताता हूं कि ऑल ऑफ देम ऑलवेज करेक्ट होता है, ऑलवेज नहीं, जनरली करेक्ट होता है, वो यहां पे बहुत दिखता है। वैसे 3-4 क्वेश्चन में वो करेक्ट नहीं भी थे, याद रखिएगा। जो रीजन एजर्सन टाइप के हैं, 2 क्वेश्चन केवल थे, और दोनों ही इन्होंने गलत, मेरे अनुसार से गलत किया, जो CUET ने भी किया था। इन्होंने ए कर दिया है, जो कि एक्सप्लेन पूरी करता नहीं है। बी होना चाहिए। देखेंगे हम लोग इसको। अब आइए, लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, अभी लगभग 72 घंटे या उससे भी थोड़े कम बचे हैं, तो या 72 घंटे हैं, तो उसमें क्या करने चाहिए। 2 सोर्स से केवल रिवाइज कीजिए। यदि आपने अपना कोई नोट बनाया है उससे कीजिए, और यदि नहीं बनाया है तो लास्ट मिनट प्रेप गाइड काफी है आपके लिए। यदि आपने बनाया है तो दोनों को मिला करके अपने नोट से और लास्ट मिनट प्रेप गाइड से आप रिवाइज कीजिए। और जो मैंने कहा, फोकस कीजिए इजी टू मॉडरेट, ऑफन रिपीटेड, स्टैंडर्ड, रेगुलर क्वेश्चन पे, ना कि अर्बिट एंड टफ क्वेश्चन पे। मुझे अभी भी स्टूडेंट के मेल मिलते हैं, सर इसका आंसर क्या होगा, कहीं से, किसी गाइड से, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से वो एक अर्बिट टफ क्वेश्चन पे अपना वक्त बर्बाद करते हैं। उतने देर में तो आप 50 जो है रेगुलर क्वेश्चन देख सकते हैं जो आएंगे आपको, और वो टफ अर्बिट नहीं आएंगे, क्योंकि टफ अर्बिट तभी होता है जब आपने पहले उसको नहीं देखा हो। यदि पहले देखा हो तो फिर वो टफ अर्बिट हुआ क्या।
अवॉइड अरबिट एंड आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन अभी अवॉइड कर दीजिए, रिलैक्स रहिए। आपका दिमाग यदि कूल रहेगा तो आप सबसे अच्छा एग्जाम में करेंगे। उसके लिए लास्ट 72 आवर में बहुत रिलैक्स रहिए। आपको थोड़े बहुत गूज बम्प्स आने चाहिए, पेट में मरोड़ होनी चाहिए, किक आना चाहिए रिवाइज करते समय, तो आप समझिए कि आप अच्छे मूड में हैं। और बहुत अच्छी नींद जो है चाहिए, तो आप 10-20 मार्क्स तो एक्स्ट्रा केवल तभी ला सकते हो जबकि आपका दिमाग ठंडा रहे और स्मार्टली आप एग्जाम में प्ले करो। और उसके लिए जरूरी होता है कि आप अच्छी नींद लो, उत्साह में रहो, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहो। वो आपकी अपने हाथ में है। इसका उल्टा यदि आप करेंगे, एंग्जाइटी में, टेंशन में रहेंगे, नींद कम लेंगे, तो 15-20 मार्क्स जो आने होंगे कम हो जाएंगे। और एग्जाम सेंटर जो है, मैं हमेशा कहता हूं टाइम से, वैसे मैं अपने टाइम में मैं बोलूं तो मैं हमेशा देर से पहुंचता था या हड़बड़ी में पहुंचता था, वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमेशा टाइम से पहले पहुंचिए। मैंने कुछ अपने दोस्तों को देखा, मुस्कुराते हुए वहां खड़े मिलते थे, मुझे आपाधापी में देख करके उनको हंसी आती थी। और केयरफुली कैरी ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, मैंने कभी नहीं मिस किया, लेकिन कई स्टूडेंट को मैं देखता था एडमिट कार्ड छोड़ के आ गए, उस टाइम में तो पेन वेन की भी जरूरत पड़ती थी, वो छूट गया। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने एसेसरीज, चश्मा और ये सब जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो अपना लेकर के जाइए, वेल इन टाइम जाइए, जिससे कि इस सबसे दिमाग ठंडा रहता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है। नहीं तो आप उसी में आपका पसीना आने लगेगा कि एडमिट कार्ड छूट गया, फिर आप हाथ पैर जोड़ोगे, फिर मोबाइल पे दिखाओगे और डांट खाओगे, और पता लगा इस चक्कर में 10-15 नंबर आपके गलत हो गए। लास्ट मिनट प्रेप गाइड मैं फिर से दे रहा हूं, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मेरी इच्छा है कि आप सभी लास्ट मिनट प्रेप गाइड जरूर से जरूर देख लें। उसकी लिंक मैंने यहां पे दिया है। एग्जाम के दौरान क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखो, कट ऑफ केवल 60% के आसपास रहेगी, जैसे पिछली बार रही है, तो कितना आसान हो सकता है इसको निकालना। आप यदि 45% क्वेश्चन का डेफिनेट आंसर जानते हो तो आपने कंप्लीट कर लिया डीयूईटी। क्यों? क्योंकि 15% क्वेश्चन तो आप एलिमिनेशन, स्मार्ट सिलेक्शन, गेस, ब्लाइंड प्ले, आगे समझाएंगे ये सबको, इससे आप ला ही सकते हैं। तो किसी एग्जाम में जब 45% केवल आपको जानना है, तो एक तरह से वो एग्जाम आपके लिए इजी हो जाता है यदि आपने अच्छे से तैयारी की है। मैं ये सारी बातें उन स्टूडेंट के लिए इजी वर्ड यूज कर रहा हूं जिन्होंने मेरे गाइड से, मेरे वीडियो से, मेरे साथ बने रह के अच्छे से तैयारी की है, या अदरवाइज भी, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि मेरे ही वीडियो से, मेरे ही गाइड से, जिन्होंने किसी भी सोर्स से अच्छी तैयारी की है, उनके लिए मैं ये कह रहा हूं कि आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि केवल 45% क्वेश्चन को जान के आपको जाना है। 15% क्वेश्चन आप आधा अधूरा जानते हैं, फिर भी आप वहां पे जाके उसको हल कर लेंगे। सबसे पहला मूल मंत्र है इजी फर्स्ट, इजी फर्स्ट, इजी फर्स्ट। सबसे पहले बहुत तेजी से जिन क्वेश्चन को आप एकदम श्योर हो, लड्डू क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, इसमें 31 लड्डू क्वेश्चन थे, उसको सीधा 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 कंप्यूटर पर जाके टिक कर लीजिए बहुत तेजी से। जैसे मान लीजिए कि 35 इजी क्वेश्चन है, तो इसको आप 5 to 7 मिनट में खत्म कर लीजिए, जिससे कि आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम बचा रहे डाउटफुल क्वेश्चन के लिए। जितना टाइम आप देंगे डाउटफुल क्वेश्चन में, उतना ही आपको उसके सही होने की संभावना, याद रखिएगा। देन रिटर्न होइए डाउटफुल क्वेश्चन पे और सारे ट्रिक्स को खेल जाइए जितना मैं भी आपको बताने वाला हूं। और फाइनली यदि कोई ट्रिक काम ना आए, कुछ भी समझ में नहीं आए, तो 10 क्वेश्चन मान लीजिए बच गया, तो सब में ए या बी या सी या डी एक ऑप्शन सब में टिक मार दीजिए। क्यों? आगे बताऊंगा। अब ये जो मैं बता रहा हूं, ये तो इतनी बार मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी डियर स्टूडेंट एक बार गौर से सुन लीजिए। कई बार जब बार बार कोई चीज बोली जाती है तो आप सोचते हैं ये तो सर ने कहा ही, और फिर उसको गौर से सुनते नहीं। एक बार फिर सुन लीजिए, हो सकता है कुछ नया आपको लगे। देखिए, 50-50 की ट्रिक जो है बहुत मजेदार ट्रिक है, ऑलवेज खेलिए। एलिमिनेट मोस्ट अनलाइकली ऑप्शन। कैसे ऑप्शन जो है मोस्ट अनलाइकली होते हैं? जब 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसे स्टेटमेंट जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनिस्टिक वर्ड्स हैं, लाइक ओनली, नेवर, नो वन, नो वे, नॉट एट ऑल, सोली, ये सब जो जनरली ये इनकरेक्ट होते हैं, याद है, ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सही नहीं होते हैं। क्रूड, हार्ड, आउटलैंडिश स्टेटमेंट आर जनरली इनकरेक्ट। जैसे कि इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी का एम क्या था, उसमें लिखा रहेगा क्योंकि उसको रीजनल हेजमन बनना है। ऐसा क्रूड स्टेटमेंट है, इस तरह के कभी जो है करेक्ट नहीं होता है, याद रखिएगा। स्टैंडर्ड, उसका उल्टा जो स्टैंडर्ड जनरल स्टेटमेंट, जो एकदम, जिसको आप रेगुलर स्टेटमेंट कह सकते हैं, जो जनरल होता है, जो माइल्ड स्टेटमेंट होता है, वो जनरली करेक्ट होता है। ऐसा स्टेटमेंट जिसमें बहुत हार्ड फैक्ट हो कि आरटीआई एक्ट 2005 के 12 अक्टूबर को हुआ था, जिसमें 34 सेक्शन है, ऐसा यदि बहुत डेटा वाले और बहुत ही ज्यादा स्टैटिस्टिकल सेंटेंस हो, तो वो जनरली करेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि कैसे आप इतने सारे डेटा को याद रखेंगे? तो जो टीचर दे रहा है उसको माना जाता है, टीचर भी सोचता है कि इतना मिसचीफ नहीं करना चाहिए, इसलिए ऐसे लॉट्स ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और इस तरह का जो डेटा से भरा हुआ स्टेटमेंट होता है वो सही होता है। तो सही और गलत टाइप के स्टेटमेंट को पहचानिए, अभी आप इलस्ट्रेशन में देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको कॉमन सेंस की केवल जरूरत होती है, और डीयूईटी में तो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारे आपको 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें बहुत जनरल स्टेटमेंट दिया रहेगा, बहुत जनरल, आप निकाल लेंगे यदि आपने अच्छे से तैयारी की है। अच्छे से तैयारी का मतलब मैंने अभी जस्ट आपको कुछ मिनट पहले बताया, तो आप समझ जाएंगे कि ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है। आपको मैं दिखाऊंगा कुछ एग्जाम्पल। देखिए, जो स्टेटमेंट
डेफिनेशन जैसा है, मतलब डिफाइन करता है या स्टेटमेंट है, उसमें एक ऐसा है, तीसरा, चौथा, तो जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट, सबसे लंबा स्टेटमेंट, वही सबसे करेक्ट होता है। क्यों? ये मैंने बहुत बार बताया, फिर से जान लीजिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि विच इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, तो देखेंगे जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, वो कॉपी पेस्ट होता है, तो वो तो फुल इंफॉर्मेशन के साथ होता है, बाकी को सेटर खुद बनाता है। और चूंकि ह्यूमन स्वभाव से आलसी होता है, तो जब वो खुद वर्ड को लिखता है तो कम से कम लिखना चाहता है, इसलिए वो जनरली छोटा हो जाता है। इफ ऑप्शन कंटेन बोथ आर करेक्ट, ए और बी या सी और डी या ऑल आर करेक्ट, तो जनरली वो करेक्ट होता है। उसको गौर से देखिएगा, छोड़ने के पहले जरूर गौर से देखिएगा। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन या ऑल करेक्ट जो है ज्यादा चांस होता है, याद रखिएगा। इसमें 5-5 क्वेश्चन 2021 में ऐसे थे। इन केस ऑफ मैचिंग टाइप एमसीक्यू, सम टाइम यदि आप एक भी मैच जानते हैं तो आपका पूरा क्रैक हो जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप उसको कर सकते हैं। मैंने कई बार बताया, लेकिन इस बार एक्चुअल क्वेश्चन के साथ आपको दिखा रहा हूं। अब जो मैंने कहा कि ब्लाइंड प्ले कीजिए, ब्लाइंड प्ले क्या होता है? मान लीजिए 10 क्वेश्चन में आपको कोई हवा नहीं है, कुछ पता नहीं है, सारे ट्रिक आपने प्ले कर लिए जितना मैंने बताया, या और आपको जो पता है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो यहां पे चूंकि आपका मॉडरेट निगेटिव मार्किंग है, एक केवल निगेटिव मिलता है और 4 पॉजिटिव, चूंकि ये बहुत कम है, 0.25 कीजिए इसको, मैं कहूंगा। बी और सी की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि हमेशा सेटर अपने आंसर को छिपाना चाहता है, तो वो पहले और बाद में नहीं देता। वैसे अब ये बहुत झूठा होते जा रहा है, क्योंकि मैंने भी बहुत क्वेश्चन, हजारों क्वेश्चन सेट किए हैं, मैं भी ए और डी में देता हूं। अब सेटर इसको बेधड़क हो गए हैं, लेकिन फिर भी चलिए बी और सी फिर भी मैं कहूंगा बेटर है। फॉर एग्जाम्पल चलिए 10 एमसीक्यू में देखते हैं। लॉ ऑफ एवरेजेज यहां काम करता है। आप कोई भी आप एक क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, उसके कहीं से भी 10 रैंडमली यदि आप सेलेक्ट करते हैं, आप देखेंगे कि हर ऑप्शन 1/4 होगा। मतलब 10 लेंगे तो 2.5 में ए होगा, 2.5 में बी होगा, मतलब 2 से 3 में बी होगा, 2 से 3 में ए होगा, लाइक दैट। तो मान लीजिए आपका लक थोड़ा सा भी ठीक है, तो 2, 3 मतलब 3 आपका करेक्ट हो जाएगा और 7 गलत होगा। यदि आपका एवरेज लक है तो जनरल, यदि आप बहुत बुलंद लक वाले उस दिन है तो 4 भी सही हो जाएगा और 6 गलत हो जाएगा। लेकिन चलिए 3 7 पे लेते हैं, तो आपको मार्क्स कितने मिले? हर सही पे 4, तो 12 मार्क्स मिल गए। लूज कितने किए? 7। एक लूज करेंगे रॉन्ग होने पे 7 मार्क्स, आपको नेट 5 मार्क्स मिला। 5 मार्क्स में आपका मेक और ब्रेक होता है, एडमिशन और नो एडमिशन होता है, इसलिए कीजिए इसको, जरूर कीजिए। अब आइए हम लोग इलस्ट्रेशन करते हैं 2021 के क्वेश्चन से। कुछ मैंने पेपर से कुछ क्वेश्चन निकाला है आपको जस्ट दिखाने के लिए, जो मैं बोल रहा हूं अभी जितनी चीज बोला उसका जस्ट ये एग्जांपल देखिए, उससे आपको एक बार क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। पहला मैं बता रहा हूं कि एलिमिनेशन कैसे करते हैं और गेसिंग टेक्निक। मैचिंग टाइप में देखिए, इसमें 14 क्वेश्चन थे, याद रखिए, बहुत ज्यादा। और इसमें जो है आप या तो 50-50 गेम खेलिए यदि नहीं हो पाता एक से, लेकिन सबसे पहले खेलिए सिंगल क्रैक, मतलब एक से हम क्रैक कर ले। देखिए कैसे। अब यहां पे आप पढ़ लीजिएगा इसको, वीडियो को पॉज करके। इधर यदि आप देखेंगे तो माइकल वॉल्जर हैं, आपको पता है माइकल वॉल्जर कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी के लिए जाने जाते हैं, कम्युनिटेरियन। रॉबर्ट नॉजिक इंटाइटलमेंट थ्योरी के लिए लिबर्टेरियन। माइकल सैंडल एक कम्युनिटेरियन जाने जाते हैं, और हैक जो है वो एक लिबर्टेरियन जाने जाते हैं। ये 2 लिबर्टेरियन कम्युनिटेरियन यहां पे हैं। अब यहां देखिए कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी आपको सीधा दिख रहा है। पहले तो आप यहां पे आइए, यहां आइए। यहां यदि आप देखेंगे तो यहां पे तो मतलब ए 3 है, मतलब कोई भी अनोखा जैसा आपको यदि दिखेगा तो सब में एक एक दिखेगा। ए का 4 यहां अनोखा है, इसी तरह सब में। इसमें बी का देखेंगे तो इसमें तो अनोखा नहीं है, बी 1 है। यहां पे भी सी जो है 2 है, लेकिन डी में आप देखिए कि अनोखा है, डी का 1 है, तो ये अनोखा है। और यहां ये भी ए का 4 जो है ये भी अनोखा है। अब हम डी पे आते हैं, कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी। अनोखा है मतलब कि हमें एक ही से क्रैक हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी आते ही हमारे दिमाग में बल्ब जलना चाहिए, माइकल वॉल्जर। और देखिए क्या वाव, डी का 1, और चूंकि डी का 1 एक ही में है, हमने इसको क्रैक कर दिया, एक से क्रैक हो गया। मैं आपको ये बता रहा हूं, इस तरह से आप क्रैक कीजिए। इसी तरह यहां आइए, यहां पे भी आप देखिए कि डी में देखिए यहां क्रैक हो सकता है यदि डी का 1 हो तो सीधा हमारा क्रैक हो जाएगा। और वही है बनाना बीचेज एंड बेसिस। आपको सॉरी, ये डी का 1 नहीं है। आपको पता है कि बनाना बीचेज एंड बेसिस किसने लिखा है? बेसिस सिंथिया इंग्लो ने लिखा है। तो डी का 3 है, तो डी का 3 से आपने 50-50 गेम खेला, याद रखिए। या तो ये सही होगा या ये सही होगा, तो आप इसको 50-50 गेम करते हैं। ये 2 को आप एलिमिनेट कर दीजिए। 50-50 गेम हमने खेल लिया। अब हमको एक और सही जानना है। आपको पता है सेकंड 6 कौन आप में से नहीं जानता होगा, इसने तैयारी किया है? सैमन डिवेवर। तो ए का 4 बस उसी से क्रैक हो जाएगा। ए का 4 तो एक ही में है, जिसमें हमने यहाँ पे ए का 2 है, तो ये क्रैक हो गया। ये 50-50 गेम है। वैसे आप इसमें भी सिंगल गेम से भी कई बार हो सकता है। सिंगल गेम किसी में देखिए, जैसे यहां देखिए सी का 1 जो है एक ही में है, यदि सी का 1 सही हो तो नहीं, तो यहां पे 50-50 गेम आपको खेलना पड़ेगा। तो ये वो एग्जांपल है जहां पे कि 2 एटलीस्ट आपको जानना पड़ेगा। अब यहां आइए, यहां पे देखिए क्या है कि पावर ऑफ एजेंडा सेटिंग। आपको पता है कि ये बैकरैक एंड बैराक ने दिया है, ये मैंने कितनी बार बताया है। आप यहां पे ये भी रिवाइज कर लीजिए कि पावर के 3 डायमेंशन है। फर्स्ट डायमेंशन ए का बी के ऊपर पावर है। रॉबर्ट डहल कहते हैं यदि ए बी को उस काम करने के लिए मजबूर कर सकता है जो अदरवाइज वो नहीं करता। इसको सीधा या ग्रुप डिसीजन में जिस ग्रुप का या जिस व्यक्ति का
जो है प्रिवेल अपॉन करे ओपिनियन, उसी से डिसीजन हो, वो पावरफुल है। तो ये रॉबर्ट डहल ने दिया था, जिन्होंने पॉलीआर्ची या प्लूरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। ये इसको फर्स्ट डायमेंशन पावर बोलते हैं, सीधा पावर ए के ऊपर बी का, आप उसको मजबूर कर सकते हैं। दूसरा सेकंड डायमेंशन ऑफ पावर जो है पीटर बैक्रैक एंड बैराज ने दिया, पावर एजेंडा सेटिंग, मतलब कौन चीज डिसीजन टेबल पे आएगा वो खुद वो तय करता है, इसके हाथ में पावर होती है। और डिसीजन नहीं लेना भी एक पावर का फंक्शन है। जैसे लेबर यूनियन बहुत मजबूत है, तो उसके अगेंस्ट में कोई लेबर लॉ को रिफॉर्म करने का डिसीजन सरकार ले ही नहीं पा रही है, तो लेबर यूनियन का पावर है। तो पावर एजेंडा सेटिंग बी का 1, और यहां देखिए बी के 1 से वाव आपका ये ऐसे ही क्रैक हो गया, एक से सिंगल से क्रैक हो गया। ऐसे कई मतलब मैचिंग टाइप जो है सिंगल से क्रैक होते हैं। अब आइए ऑल करेक्ट, जनरली करेक्ट, ऐसे 5 क्वेश्चन है, मतलब टू मेनी। यहां देखिए अब ये आरटीआई के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, बहुत स्टैटिस्टिकल है, 2012 डेट दिस, और इसमें एक में है सभी करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, और यही सही है। अब बाकी पढ़ लीजिएगा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस तरह में जहां सब लगभग लगे कि जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, वहां ऑल आर करेक्ट पे ज्यादा फोकस कीजिए यदि आप बहुत श्योर नहीं है तो। यहां देखिए अब ये विल कैमेल्का कहता है कि कौन कौन से वो जो माइनॉरिटी को ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट देने की बात करते हैं प्लूरल डेमोक्रेटिक स्टेट में, तो स्पेशल ग्रुप रिप्रेजेंटेशन, सेल्फ गवर्नमेंट राइट, पॉलीइथनिक राइट, ऑल है। तो डेफिनेटली ऑल जो है आपको लगेगा कि आपको पता नहीं, उन्होंने लिखा है मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप, उन्होंने इस तरह की माइनॉरिटी को हक देने की बात की है एक प्लूरल डाइवर्स डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। तो ये आपको ऑल ऑफ द अबव एकदम बिल्कुल सही दिखता है। इस तरह यहां देखिए कि इसमें से कौन कौन से जो है बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर के पार्ट है, जुडिशियल रिव्यू, प्रेम्बल, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सेक्युलरिज्म, आपको लगेगा कि इसमें से कौन नहीं हो सकता, और ऑल है यहाँ पे, ऑल द अबव, तो ये सही है, सब में ऑल ऑफ द अबव जो है सही है, सब दिखता है। अब आइए ऑप्शंस कंटेनिंग क्रूड आउटलैंडिश स्टेटमेंट जो कह रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट देखिए कितना क्रूड है, आप उसको सीधा अलग कर सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखा गया कुछ, मान लीजिए कि आपको एक इसमें से केवल गलत निकालना है, तो ये लाल वाले को देखिए, ये कहता है कि यदि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर के बीच में, तो वो मैटर को प्रेसिडेंट को रेफर किया जाएगा। जब यदि आपने ठीक से तैयारी की है तो आपको प्रेसिडेंट का रोल पता है। ऐसा कभी होगा कि 3 मेंबर कमिटी है, भाई उसमें मेजोरिटी से डिसीजन होगा, यदि उसमें भिन्नता हो गई तो 2 आदमी जो बोलेगा वो होगा, ऐसे थोड़ी कि प्रेसिडेंट उसमें बीच बचाव करने लगेगा। तो ये एकदम आउटलैंडिश क्रूड स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग है आपका, इसी से ये क्रैक हो जाएगा। आप देखिएगा इस क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेर यूज्ड, ये कह रहा है कि राजा राम मोहन रॉय ने जो किंग जॉर्ज को पिटीशन दिया था फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए इंडिया में, उसमें कौन सा आर्गुमेंट इसने मान लो नहीं लगाया था। यदि ये पूछा गया इसमें से कौन कौन लगाया था पूछ रहे हैं, तो या उसका उल्टा हुआ कौन नहीं लगाया। अब देखिए, फ्री प्रेस इज ए फंडामेंटल राइट कन्फर्ड अपॉन ऑल इंडियन। अब ये एकदम क्रूड स्टेटमेंट है। आजादी के पहले क्या हमें कोई फंडामेंटल राइट था? क्या कोई कॉलोनियल पावर अपने सब्जेक्ट को फंडामेंटल राइट देती है, बिल ऑफ राइट देती है? कभी देती है क्या? तो ये आप सीधा इस तरह के स्टेटमेंट को रॉन्ग डिक्लेयर कर सकते हैं, आपका क्रैक हो जाएगा। यहां पे देखिए ये कह रहा है क्रिटिकल अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशन, ऑफ कोर्स इसमें एक ही सही है, लेकिन इसको देखिए ये स्टेटमेंट कितना क्रूड है। ये अप्रोच जो है बिलीव करता है कि वॉर कैन बी ए मींस ऑफ ड्रामेटिक चेंज। ये क्रूड स्टेटमेंट है। कौन सा अप्रोच बोलेगा कि वॉर अच्छा है, वॉर करो उससे चेंज हो जाएगा? तो ये आप काट सकते हैं। ये तो ऑल ऑफ द अबव भी कट जाएगा, यदि ये कट गया तो 2 ही में आपको चुनना है, 50-50 गेम हो गया। अब यहां सी अनफेयर एंड एक्सप्लॉइटेटिव एक्सपेक्ट इन ग्लोबल सिस्टम, ये बिल्कुल सही है क्रिटिकल के लिए, नियो मार्क्सिज्म से अफेक्टेड है, तो फोकस ऑन नॉर्थ साउथ रिलेशन आप इसमें इसके कंपैरिजन में इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आपको 1 मिल जाएगा। कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन देखिए, कॉमन सेंस से। अब यहां आइए, ये कह रहा है कि व्हाट आर 3 रिकॉग्नाइज्ड मेथड ऑफ पॉलिसी इवैल्यूएशन। तो इसका मतलब कि कौन नहीं है पॉलिसी इवैल्यूएशन। अब यहां चौथा ऑप्शन दे दिया है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी बनना है, उसका इवैल्यूएशन से क्या नाता? ये इवैल्यूएशन अप्रेजल का मतलब ही इवैल्यूएशन होता है। इन तीनों में इवैल्यूएशन है, और ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन है। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड पॉलिसी इवैल्यूएशन, मान लीजिए कि पहले फॉर्मुलेट होता है, फिर इंप्लीमेंट, फिर इवैल्यूएट। तो फॉर्मुलेशन तो कॉमन सेंस से आप अलग कर सकते हैं और सीधा आपका आंसर मिल जाता है। अब यहां देखिए, लॉक्स एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग वाज ए हर्बिंगर ऑफ, हर्बिंगर यदि आपको हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो आप हिंदी अनुवाद देखिए, अग्रदूत। किसका अग्रदूत था? मतलब हर्बिंगर जो आगे आगे दौड़ता है, जो उसको लाता है। अब आप देखिए कि एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, यदि आपने थोड़ा भी तैयारी अच्छे से की है तो आपको पता होगा इसमें ह्यूमन नेचर के बारे में लिखा गया है। ह्यूमन नेचर थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, उसमें सेंस ऑफ रीजन है, टैबुला रैसा, ये सब इसमें उन्होंने लिखा है। अब ये जो है रिफॉर्मेशन तो ला ही नहीं सकता है। रिफॉर्मेशन मूवमेंट तो लॉक से कई 100 साल पहले हो गया था। 15-16 सेंचुरी में रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुआ था, जिसको प्रोटेस्टेंट मूवमेंट कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। कॉमन सेंस, कैपिटलिज्म जो है वो हर्बिंगर नहीं हुआ। क्यों कैपिटलिज्म का नहीं होगा? क्योंकि एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो है उसके तुलना में जो सेकंड ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जो है, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, वो उनका था कैपिटलिज्म लिबरलिज्म लाने का, ना कि ये। इसलिए ये वीक है, तो इसको भी काट दीजिए।
अब यहां बचा रिनेसा। रिनेसा आपको पता है कि 13-14 सेंचुरी में आया था, कितने 100 साल पहले लॉक के आ गया था, ये भी खत्म हो गया। तो केवल बचा इनलाइटनमेंट, क्योंकि आपको पता है कि वो इनलाइटनमेंट के थिंक करते। लॉक जो है 1680s ये सब में मान लीजिए उनका आता है, और इसके उसी टाइम उसके अगले साल, अगले मतलब कुछ दशकों में जो है वो इनलाइटनमेंट आता है। तो इनलाइटनमेंट के अग्रदूत थे। तो इस तरह कॉमन सेंस से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए पहला ही क्वेश्चन जो पूछा था वो कॉमन सेंस था। विच थ्योरी डिड मार्क्स बोरो फ्रॉम लिबरल इकोनॉमिस्ट? तो लिबरल इकोनॉमिस्ट से मार्क्स क्या लेंगे? क्या क्लास स्ट्रगल की थ्योरी लेंगे? मतलब जो कि उनका मेन थ्योरी है, जिसपे उनका पूरा बेस है, वो क्यों लिबरल से लेंगे? लिबरल क्लास स्ट्रगल में बिलीव ही नहीं करते। थ्योरी ऑफ एलिनेशन क्यों लेंगे, जो कि उनका कोर थॉट है मार्क्सिज्म का? वो भी लिबरल कैपिटलिज्म या लिबरल जो थिंकर है वो उसको बिलीव नहीं करते। तो अब आपको दो बचा। अब थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी क्यों लेंगे? मार्क्स इज नॉट नोन फॉर थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये और दोनों में आप देखेंगे तो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, आप सीधा इसको चुन सकते हैं। यदि आप नहीं भी जानते हैं कि रिकार्डो के लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू से प्रभावित थे, तब भी आप इसको कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। अब आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे आप एलिमिनेट करके, आप ऑप्शन में से कैसे हटा करके आप इसको क्रैक करते हैं। जैसे ये देखिए, फिर से वही वाला प्रेस वाला आया। इसमें पूछा गया था कि इसमें से कौन कौन से कारण सही थे जो उन्होंने लॉजिक दिए थे, तो इसको हटा दीजिए। तो बी को हटाएंगे तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। ये मैं आपको बताना चाहता था कि एक ऑप्शन जब फंडामेंटल राइट वाला डेफिनेटली आपको रॉन्ग लग रहा है, तो देखिए 3 ऑप्शन ऐसे जिसमें बी बी है, सीधा उसको काट दीजिए। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो कि सही आपको दिखता है। सॉरी, मैंने गलत बोला, बी नहीं सी है ये, सॉरी सी। तो सी देखिए किसमें किसमें है, यहां सी है, यहां सी है। ध्यान से डियर स्टूडेंट, ये दो खत्म हो गया, सी ए बी सी। अब हमारे पास दो बचा। अब देखिए इसमें बड़ा मजेदार होता है, ए और बी कॉमन है। इसका मतलब क्या है कि ए बी तो बिल्कुल सही है, कोई हमारे पास चॉइस ही नहीं, हमको जानना ही नहीं, इसको पढ़ेंगे ही नहीं हम। अब हमको देखना है कि डी सही है या नहीं, या तो ए बी ही होगा या ए बी डी होगा। फ्री प्रेस अलाउज फॉर नॉन वायलेंट रिलीजियस कन्फ्रंटेशन थ्रू डेलिबरेटिव मैकेनिज्म। कौन इसको बोलेगा? इतना जनरल स्टेटमेंट है कि फ्री प्रेस होगा तो विभिन्न विचारों के बीच में डेलिब्रेशन होगा, डिस्कशन होगा, उससे जो है वो रिलीजियस कन्फ्रंटेशन जो है वो नॉन वायलेंट होगा। नहीं तो वो सेफ्टी वाल्व जैसा वो काम करता है, नहीं तो फिर लोग झगड़ पड़ेंगे। तो इसलिए डी भी सही लगता है, तो ए बी डी। Which of the following are associated with public interest litigation? अब यहां देखिए, जब इन चारों स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे आपको बहुत कंफ्यूजन हो सकता है कि ये पता है या नहीं है एमसी मेहता, लेकिन ये एकदम आउटलैंडिश स्टेटमेंट है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में स्ट्रिंजेंट जुडिशियल प्रोसीजर कैसे अपनाया जाएगा? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इतना तो आपको पता ही होगा कि वो गरीब गुरुओं, मार्जिनलाइज जो लोग नहीं कोर्ट में जा सकते, उनके बिहाफ में कोई लॉयर या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है पब्लिक स्पिरिटेडनेस के तहत जो है वो केस दायर कर सकता है। ऐसे में स्ट्रिंजेंट जुडिशियल प्रोसीजर तो एकदम उससे उल्टा हो गया। तो बी को हटा दीजिए। तो बी जिसमें जिसमें है उसको हटाइए। बी यहां हट गया, यहां हट गया, यहां हट गया, तो केवल ए सी डी बचा और आपका ये क्रैक हो गया। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ऑप्शन हटने से आपका सीधा आंसर भी मिल सकता है, यदि कोई क्रूड आउटलैंडिश स्टेटमेंट मिल गया आपको तो, जो डेफिनेटली रॉन्ग है। अब आइए लड्डू क्वेश्चन। लड्डू क्वेश्चन इसलिए मैंने लिखा है लपक लो, लाइटर वेन में। चलिए ठीक है, हंस लीजिए थोड़ा। देखिए, द डॉक्ट्राइन ऑफ हिंदुत्व वाज एक्सपाउंडेड। एक्सपाउंडेड मतलब होता है गिवन। यहां भी हिंदी देख लीजिएगा यदि आपको एक्सपाउंडेड का मीनिंग ना समझ। सावरकर कौन नहीं जानता? 4 पिलर स्टेट किसने दिया? लोहिया। और उसी को फिर पूछ दिया दूसरे जगह जाके। इतना आसान था कि एक जगह 4 पिलर स्टेट पूछ रहा है, दूसरी जगह चौक खंबा मॉडल पूछ रहा है, एक ही में डबल डबल क्वेश्चन। लोहिया। दीघा निकाय पूछ रहा है कि वो किसके मतलब थिंकर के डिस्कोर्सेस का कलेक्शन है। कौन बोलेगा कि बुद्धिस्ट नहीं है? गौतम बुद्धा। इससे आसान क्वेश्चन। व्हाट इज मीन बाय जीरो बेस्ड बजट? एकदम एक सिंपल जीरो बेस्ड बजट। आपको पता है ना क्या होता है? मतलब कि सारे जो बजट के जो आइटम होते हैं वो अपनी जस्टिफिकेशन फिर से करते हैं। मान लिया जाता है कि इस साल आपको जीरो से आप शुरू कीजिए और जस्टिफाई कीजिए कि ये प्रोजेक्ट या स्कीम क्यों चलना चाहिए। इसको जीरो बेस्ड बजट कहता है। आप लोग सब जानते हैं। इन इंटरनेशनल रिलेशन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता है? इनको नॉन स्टेट एक्टर कहा जाता है। मोस्ट इजी लड्डू क्वेश्चन। व्हाट डिड मैकियावेली मीन बाय द टर्म वर्च्यू? वर्च्यू का मीनिंग आप जानते हैं, इंटरप्राइज, करेज, ऑडेसिटी, यही है वर्च्यू। अकॉर्डिंग टू प्लेटो फॉर्म जो है किस वर्ल्ड के पार्ट है? बीइंग। बीइंग मतलब जो आइडियाज, जो परे दुनिया, ट्रांसडेंटल इंटेलिजिबल वर्ल्ड का जो है बीइंग। और जो बिकमिंग हो जाता है, जो हो जाता है, मतलब गुलाब फूल के होने का, वो जो है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है, फॉर्म है। और गुलाब हो जाता है वो विजिबल वर्ल्ड का पार्ट रहता है। तो बिकमिंग विजिबल वर्ल्ड का पार्ट और बीइंग या इसेंस इनविजिबल वर्ल्ड या इंटेलिजिबल वर्ल्ड का पार्ट। अंडर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन मिलता है इन प्रोपोर्शन टू देयर स्ट्रेंथ। एकदम लड्डू क्वेश्चन। नियो लिबरलिज्म एम्फेसाइजेस रोल ऑफ मार्केट, वी ऑल नो। अप्रोचेस टू डेवलपमेंट दैट एम्फेसाइजेस एनवायरनमेंट ब्ला 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 सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एकदम आसान क्वेश्चन। इन द 1960 हु फॉर्मुलेटेड कांग्रेस सिस्टम? वी ऑल नो रजनी कोठारी फॉर्मुलेटेड कांग्रेस सिस्टम। किसने लिखा आईने अकबरी? अबुल फजल, वी ऑल नो। The dash have an inclination towards skepticism, debunking, deconstruction of universal truth. Postmodernism, yes, we all know. Which one of the following was not authored by Plato?
निकोमेकियन इथिक्स जो है ये बहुत फेमस बुक है एरिस्टोटल का, जिसमें उन्होंने गोल्डन मीन का प्रिंसिपल दिया है। इसको आप तुरंत हटा सकते हैं कि प्लेटो ने नहीं लिखा है, बाकी सब प्लेटो के बुक दिए हुए थे। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग मार्क्सिस्ट थिंकर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी, ये एकदम लड्डू क्वेश्चन है, ग्राम्सची। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ले डाउन क्लियर गाइडलाइन इन इंस्टेंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, विशाखा गाइडलाइन आपको पता है, जैसी विशाखा देखिए। Which among the following provision of Indian Constitution have been taken from Weimar? जर्मनी से कौन हमने लिया है कि फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं इमरजेंसी के दौरान, जर्मनी से लिया है, वेमर रिपब्लिक जो हिटलर के आने के पहले जो रिपब्लिक थी। Which of the following is not part of डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आपको 4 दिए हुए हैं, उसमें से एक था all minorities shall have their right to establish and administer educational institution of their choice, ये फंडामेंटल राइट है 28 या 29 में, तो ये कैसे हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी? यदि कोई फंडामेंटल राइट दे दिया हो तो बहुत आसान है उसको पिक करना, इसे लड्डू क्वेश्चन। आर्टिकल 18 जो है वो किससे डील करता है? एबोलिशन ऑफ टाइटल, आप जानते हैं। और याद रखिए कि 14 to 18 जो है ये राइट टू इक्वलिटी है, तो 17 जो है अनटचेबिलिटी और 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल, दोनों राइट टू इक्वलिटी का पार्ट आता है। कई बार कंफ्यूज करके आप राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन समझ लेते हैं, वो नहीं है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, चाइल्ड लेबर, ये सब है। 23 और 24 है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जू पॉलिटिकन जो है वो एरिस्टोटल ने ये फ्रेज कॉइन किया था, इसका मतलब होता है मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, वी ऑल नो। Who wrote the book Civic Culture? हमको पता है कि अल्मंड एंड बर्वा, हम जब बोलते हैं तो हम सभी को पता है ये अल्मंड बर्वा। द फंडामेंटल ड्यूटीज कब ऐड किए गए थे, किस साल में? वी ऑल नो कि 1976 में पार्ट 4A आर्टिकल 51A में ये सब ऐड किए गए थे। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ IMF? वी ऑल नो अभी श्रीलंका की क्राइसिस हुई है, IMF जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो क्राइसिस होती है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज की यदि आपको क्राइसिस हो जाए तो उसको टाइड ओवर करने के लिए लोन देता है, मेन रोल उसका ये है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम को भी IMF ने गाइड किया था। वर्ल्ड का जो एक तरह से फॉरेन एक्सचेंज की जो इशू है या फाइनेंशियल इशूज है उस पर एक नजर भी रखती है IMF। डुवर्जर राइकर मॉडल जो है वो किस चीज के बीच में लिंक है? तो राइकर को भूल गया तो डुवर्जर मॉडल आपको पता है कि यदि FPTP हो जो हमारे यहाँ है, फर्स्ट पास द पोस्ट, तो वो लॉन्ग रन में जो है कुछ सालों के बाद वो 2 पार्टी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाती है। तो इलेक्टोरल सिस्टम और पार्टी सिस्टम के बीच का लिंक को बताता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साला मॉडल? साला मॉडल इतना आसान है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जिसमें नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है, मेरिट पे बेस्ड नहीं है, मुंह देखा देखी है, मतलब कि कानून अलग रखो और हम करते हैं स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी। अब उसमें एक दिया था एक्चुअल बिहेवियर इज सिमिलर टू फॉर्मल एक्सपेक्टेशन, एकदम जस्ट उल्टा, तो ये इसको काटना था। विच थिंकर मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट द अनइक्वल शुड बी गिवन टू इक्वल एंड द अनलाइक टू दोज हु आर लाइक इज कॉन्ट्ररी टू नेचर? इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल इक्वलिटी। इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली, नॉट अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। यदि आप किसी को 100 मीटर दौड़ में दौड़ा रहे हैं, एक के पास में जूता है दूसरे के पास खाली, तो ये नहीं है इक्वलिटी। इक्वलिटी ये डिमांड करता है कि सबको बराबर जो है वो फैसिलिटी मिले, तब जो है बराबर की बात हो। प्रोपोर्शनल इक्वलिटी पे बेस्ड जस्टिस की कॉन्सेप्ट जो है एरिस्टोटल ने दिया, वही इस लाइन में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर द मीनिंग ऑफ कैच ऑल पार्टी? कैच ऑल पार्टी आप जानते हैं, जिसका अपना, जिसने आइडियोलॉजिकल कोई चीज जो उसका आधार था उसको छोड़ दिया, जिससे कि हर सेक्शन, हर आइडियोलॉजी के वोटर को वो कैच कर सके, इसको कैच ऑल पार्टी कहते हैं। और ऑटो किर्क हैमर ने ये कैच ऑल दिया था, वो भी पूछा जाता है। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग थिंकर इज कंसिडर्ड एज ए रिलक्टेंट डेमोक्रेट? अभी CUET में पूछा था, JS मिल। एक्रोनम पोस्टकॉर्प किसने दिया था? लूथर गुनिक। किसने दिया था ये नहीं पूछा था, इसका इट स्टैंड फॉर, आपको पता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। आई होप कि मतलब आपको पूरा याद होगा। पोस्टकॉर्प का जो फुल फॉर्म है आपको पता होगा, बजटिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑल। What is the meaning of winged heroes? अब तो ये पूछेगा नहीं, अलेक्जेंड्रा कोलेंटाइन सिलेबस से ही हट गया, अब हेगल के बारे में पूछेगा, लेकिन इट वाज वेरी वेरी इजी। जो उसका इसेंस है, कॉमरेडरली लव ऑफ इक्वल्स। तो आप देख सकते हैं कि 31 क्वेश्चन वे लड्डू क्वेश्चन, जिसको लपक लेना चाहिए था सभी को। अब देखिए अर्बिट एंड आउट ऑफ सिलेबस जो 12 क्वेश्चन थे वो कैसे थे, वो भी पढ़ लीजिए। और उसमें से भी कई आप कर सकते हैं, यहां मैंने केवल क्वेश्चन दिया है, लेकिन जब ऑप्शन देखेंगे ना तो बहुत तरीके से आप एलिमिनेट करके आप उसका भी आंसर निकाल सकते हैं। पहला देखिए, हर्बर्ट मार्क्यूज यूजेस द टर्म ए कंफर्टेबल, स्मूथ, रीजनेबल, डेमोक्रेटिक अनफ्रीडम फॉर एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अर्बिट क्वेश्चन। According to James Manner, which amongst the following are essential as opposed to the helpful condition for democratic decentralization? Arbit question. Which Indian thinker is associated with the political pamphlet Bhavani Mandir? ये श्री अरबिंदो है, लेकिन अरबिंदो चूंकि सिलेबस में नहीं है इसलिए अर्बिट आउट ऑफ सिलेबस। Capitalism constantly needed to expand into non-capitalist area. Very difficult to say किसने कहा, ये रोजा लग्जमबर्ग ने कहा है। Which one of the following is incorrect about the representation model suggested by Hannah Pitkin? बिल्कुल अर्बिट नहीं, कहीं सिलेबस में नहीं। Which article bars the interference of judiciary in the matter of polls conducted बाय द इलेक्शन कमीशन? मतलब इलेक्शन के मामले में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, यह आर्टिकल 329 है, रट लीजिए डियर स्टूडेंट, ये कई बार अब पूछा जा चुका है डिफरेंट कंपटीशन में। वैसे ये अर्बिट है, बहुत डिफिकल्ट है इस तरह के छुपे हुए आर्टिकल को देखना।
Which Citizenship Amendment Act made illegal immigrant ineligible for citizenship by registration or naturalization? Very difficult. 2003 का था, बहुत difficult है इसको जानना, इसलिए मुश्किल है. Which political thinker has argued that there is a shift from politics of idea to politics of presence? एंड फिलिप ने किया था. बहुत डिफिकल्ट है ये सब, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ये सब एक्ट किससे रिलेटेड था? फ्रेंचाइज से रिलेटेड था. बहुत डिफिकल्ट. द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये एक क्यूरियस क्वेश्चन था. देखिए, इसमें कई स्टूडेंट एक तरह से गच्चा खा गए होंगे, मतलब धोखा खा गए होंगे. उन्होंने माओ जेदांग को मार दिया होगा. उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि ये रिपब्लिक ऑफ चाइना की बात कर रहा है, ROC, जिसको ताइवान कहते हैं. जो असली चाइना है उसका नाम क्या है? PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. आप ध्यान रखिए, इट इज नॉट रिपब्लिक ऑफ चाइना. अब आइए, तो इसी अब सॉरी तो अब यह है कि यदि आपने दिमाग ठंडा रखा है तो आप पकड़ लेंगे कि यह रिपब्लिक ऑफ चाइना. लेकिन यदि आपके दिमाग में एजिटेशन चल रहा है तो डेफिनेटली आप उसे माओ जेदांग मार के खुश होकर चले आएंगे. अब रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो 1925 में ही, डेट देख लीजिएगा, बन गई थी. और उस समय में मेनलैंड चाइना में वो ROC कहलाता था. उस समय PRC थी नहीं. माओ जेदांग उस समय अपने कम्युनिस्ट ग्रुप को, गुरिल्ला ग्रुप को रिऑर्गेनाइज कर रहे थे. उस समय में जो राज करता था, मतलब जो गवर्न करते थे, उसको नेशनलिस्ट गवर्नमेंट बोलते थे. वहां पे कॉमन थिंग बोलते थे उनको. उनके जो लीडर थे वो थे सुन यात सेन. तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो रिपब्लिक ऑफ चाइना के थे सुन यात सेन थे. और बाद में उन्होंने अपनी सत्ता जो सौंपी अपने उत्तराधिकारी चैंग काय-शेक को. लेकिन चैंग काय-शेक को जो है 1949 अक्टूबर में जब वहां कम्युनिस्ट क्रांति हो गई और माओ जेदांग ने मेनलैंड चाइना को एक कम्युनिस्ट राष्ट्र बना दिया, तो वो भाग करके ताइवान आइलैंड पे चले गए और वहां जाके ROC को गवर्नमेंट इन एक्साइल डिक्लेयर कर दिया चैंग काय-शेक ने. ये भी पूछा जाता है. तो सुन यात सेन को याद कर लीजिए, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ROC. एंड जो चैंग काय-शेक थे वो भाग के गए थे ताइवान और वहां उन्होंने ROC की गवर्नमेंट इन एक्साइल किया था. अब इस पे एक मजाक भी जान लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन में, कि 1971 तक या 73 तक कह लीजिए, पूरी दुनिया जो है अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के एक तरह से कहिए दबाव में उस ताइवान को असली चाइना मानती रही, ROC को. और जो असली चाइना था मेनलैंड का कम्युनिस्ट चाइना, उनको उन्होंने कहा कि हम मानते ही नहीं कि वो कोई देश है. आप समझिए. और परमानेंट मेंबर भी ताइवान ही था. चाइना का मतलब ताइवान बोला जाता था. बाद में जब उन लोगों को लगा कि अब ये संभव नहीं है नेग्लेक्ट करना कम्युनिस्ट चाइना को, तब जाके उन्होंने जो है यूनाइटेड नेशन में मेनलैंड चाइना को जगह दिया और ताइवान को हटाया. ये सब मजाक हो चुका है मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में. Iris Marion Young wrote about democracy and difference. एकदम अर्बिट क्वेश्चन है. With which of the following scholars of nationalism does Partha Chatterjee lay out his disagreement in his book The Nation Its Fragment? तो ये जो है बेनेडिक्ट एंडरसन के साथ उन्होंने मतलब अपनी ये की थी, एक तरह से उसको कंटेन किया था, उसको एक तरह से आर्गू किया था उनके अगेंस्ट में. तो आप सब देख सकते हैं कि ये 12 क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन फिर भी यदि आप इसके अंदर घुसेंगे और जो मैंने टेक्निक बताया तो इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन निकालेंगे. लेकिन मैं बता रहा हूं डियर स्टूडेंट, आपको इसको जानने की जरूरत ही नहीं है. जस्ट फॉरगेट, क्योंकि ये 12 क्वेश्चन के अलावा सारे क्वेश्चन या तो लड्डू क्वेश्चन थे, या इजी टू मॉडरेट थे, या गेस किया जा सकते थे. तो उसमें से ही आपको 56% मिल जाएंगे, मोर देन 56 और कंप्लीट कर जाएंगे. तो इन क्वेश्चन को देखने की जरूरत क्या है? और यही सब क्वेश्चन मुझे बहुत फिक्र होती है कि स्टूडेंट मुझे मेल में भेजते हैं कि सर इसका क्या जवाब होगा, इसका. वो सोचते हैं कि इन सब क्वेश्चन को देखने से उनकी तैयारी अच्छी होती है. यहां मैं आपको हमेशा कहता हूं, आपको लगेगा सर रिपीट कर रहे हैं. अभी मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में, मैं आपको एक एनालॉजी दे रहा हूं. ऑस्ट्रेलिया में T20 का वर्ल्ड कप हो रहा है. वहां पे सुबह 4 बजे मान लीजिए कि विराट कोहली उठते हैं और बैटिंग प्रैक्टिस करते हैं. तो आपको पता है वो किस तरह के बॉल नेट पे प्रैक्टिस करते हैं? वो कहते हैं कि मुझे वो बॉल फेंको जो ऑस्ट्रेलिया में जो एवरेज 6 में 4 बॉल आती है, जो सॉर्ट ऑफ लेंथ आती है और उठ के आती है, वैसे बॉल फेंको हमें. कभी वो बोलेंगे कि मुझे ऐसा लगातार बॉल फेंको जो कभी मेरे हेलमेट से टकराए, कभी वो नाक से टकराए, कभी गुड लेंथ से मेरे माथे पे टकराए, टुडी पे टकराए, हाथ पे टकराए. यदि वो ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा नतीजा? वो इंडिया लौट आएंगे घायल होकर के. तो आप भी वही काम कर रहे हैं, अपने को घायल कर रहे हैं इस टाइप का. ऑलवेज डू प्रैक्टिस विद क्वेश्चन जो आने वाले हैं, ना कि अर्बिट और टफ, मतलब सॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, रेगुलर, उस टाइप का. पिच केवल जान लीजिए कैसा है और उस पर एवरेज कैसा आता है. DUET का पिच आपको पता है, उस पर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको प्रैक्टिस कीजिए, ना कि आप जो है अर्बिट टफ करके घायल हो जाइए एग्जामिनेशन से पहले ही. अब आइए एजरसन रीजन टाइप का क्वेश्चन और देखिए कि ये क्या सही इन्होंने किया है. 2 ही क्वेश्चन पूछा है. पहला क्वेश्चन है एजरसन, द डिसीजन मेकिंग थ्योरी वाज डेवलप्ड स्पेशली इन द रियल्म ऑफ फॉरेन पॉलिसी मेकिंग. एकदम ट्रू है, मैं हड़बड़ी में बोल रहा हूं लेकिन आप एक बार सोच लीजिएगा. इट कंसंट्रेट फोकसेज ऑन द पर्सन शेपिंग इंटरनेशनल इवेंट्स रादर देन ऑन द इंटरनेशनल सिचुएशन. ये भी ट्रू है, लेकिन ये इसको कैसे एक्सप्लेन करता है मैं नहीं समझ पाया. इसका आंसर ए है, मेरे अनुसार से बी होना चाहिए. यहां देखिए, अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट, एनलाइटनमेंट इज द मेन man's emergence from self-imposed immaturity. उन्होंने कहा था, ट्रू है. Laziness and cowardice are the reason why men remain immature. ठीक है, लेकिन ये कैसे इसको एक्सप्लेन करता है कि क्यों इनलाइटनमेंट जो इमर्जेंस है मैन का सेल्फ, आई डोंट नो. इसका भी आंसर ए है. इसलिए मैं आपको कहता हूं कि यदि आपको
मारना ही है तो थोड़ा बहुत भी यदि रिलेटेड हो तो ये मार दीजिए, लेकिन मैं अब आपको उसको चेंज कर रहा हूं कि आप में यदि स्ट्रांग फीलिंग है तो बी मारिए और लड़िए, जैसे हम लोगों ने लड़ा सीयूईटी से और उनको दोनों अपना चेंज करना पड़ा, उनको उन्होंने रॉन्ग किया था, तो ये भी चेंज कर सकते हैं। अब आइए कुछ रिपीटेड क्वेश्चन, देखिए 5 क्वेश्चन रिपीटेड है, जो बहुत ज्यादा रिपीटेड का मतलब है कि पिछले 5 साल में जो उन्होंने पूछा है वही फिर से पूछ दिया है। इस बार भी आपको 5-6 क्वेश्चन रह सकते हैं। देखिए, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया को किस किस रिवर का पानी मिला, बिल्कुल ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा गया है। साफ्टा के बारे में कि ये क्यों सक्सेस नहीं रहा, ये भी 2-3 बार पूछा गया, इस बार भी पूछ दिया। हु डिफाइंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एज एक्शन, आपको एडवर्ड वेडनर पता है, आपको फिर से पूछ दिया। ओम्बड्समैन जो है 1809 में स्वीडन में आया, फिर से पूछ दिया। एनपीटी सीटीबीटी इंडिया ने दोनों ही साइन नहीं किया, वो पूछ दिया। तो आप देख सकते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन भी आपको अच्छे खासे आते हैं, इसलिए लास्ट मिनट प्रेप गाइड में मैंने 4 साल का जो दिया है वो आपके लिए ऐसे ही 5-6 क्वेश्चन उसी से निकल के सीधा आ जाएंगे। सो ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं। आपका चैनल, जो आपकी जो कम्युनिटी है, वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है, अभी 90,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और आप सब चाहेंगे कि ये चैनल जल्दी से जल्दी जो है 1 लाख सब्सक्राइबर हो। उसके लिए आपको इसको थोड़ा अपने कम्युनिटी मेंबर होने का हक अदा करना पड़ेगा और आपको जो है और लोगों को बताना होगा। जूनियर जो आ रहे हैं, जो यूजी सीयूईटी यूजी दे रहे हैं, जो यूजीसी नेट दे रहे हैं, उन सबको, या सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स दे रहे हैं, उनको अपने चैनल, अपनी कम्युनिटी के बारे में बताइए, प्राउडली बताइए, जिससे कि अधिक से अधिक सब्सक्राइबर जुड़ सके। और इस तरीके से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं जल्दी से कुछ न कुछ बताने की। ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसका कि 1-2 लाइन में जवाब दिया जा सके, और ये तो कभी ना पूछे कि सर मुझे इतने मार्क्स आए हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी मिलेगा, मेरे पास नहीं है इसका जवाब। और यदि अभी तक आपने नहीं लिया है लास्ट मिनट प्रेप गाइड तो जरूर ले लीजिए, बहुत फर्क पड़ जाएगा 48 घंटे में भी। ओके, मिलेंगे एक और लास्ट मिनट टिप लेकर के कल और फिर परसों भी, दोनों दिन लास्ट मिनट टिप होंगे। कुछ कुछ आपको मैं ऐसे चीजों को रिवाइज कराऊंगा जो जरूर आपके दिमाग में होना चाहिए, मतलब उसको बिना जाने एग्जाम में नहीं जाना है। 2 पार्ट में करेंगे वो। बाय।